हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए पर्यावरण से संबंधित मेरा अगला तीसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको लोड कर चुका हूं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हों तो सबसे पहले उन वीडियो को जाकर के देखिएगा, तब जाकर के ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण से संबंधित हर देखिए जीएस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें देखिए पीसीएस, आईएएस सभी में इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए और स्टेट लेवल पर जो भी परीक्षा होती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए खास करके टेट से संबंधित, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, सभी में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बताते चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, देखिए सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? बायोडायवर्सिटी। ठीक है, देखिएगा बायोडायवर्सिटी देखिए कहते हैं किसी भी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहा? किसी भी क्षेत्र विशेष में या किसी भी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र विशेष में पादपों की कई प्रजातियों का होना, किसी सूक्ष्म जीव हैं उनका भी अलग अलग होना, तो ये क्या कहते हैं? जैव विविधता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो देखिए जैव विविधता किसी भी क्षेत्र में क्या कहते हैं? सजीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैव विविधता के लिए शर्तें क्या होती हैं? जैव विविधता के लिए शर्तें अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। देखिएगा अत्यधिक वर्षा होगी, जिस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होगी, उच्च तापमान होगा, उस क्षेत्र में क्या कहते हैं? पेड़ पौधे उगेंगे, और जब पेड़ पौधे उगेंगे तो उस क्षेत्र में क्या होगा? जीव जंतु भी पनपेंगे, तो क्या होगा? वो बायोडायवर्सिटी के लिए उपयुक्त होगा वो क्षेत्र। ठीक है, कहने का मतलब जैव विविधता के लिए शर्तें अत्यधिक वर्षा का होना, उच्च तापमान का होना। ठीक है, अब देखिएगा पृथ्वी पर कहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है उसके बारे में देखिए बताते हैं। देखिए पृथ्वी 23.5 डिग्री क्या कहते हैं? कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, इस क्षेत्र को, या फिर आप मान सकते हैं 30 डिग्री और नीचे भी 30 डिग्री, इस क्षेत्र को, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर अत्यधिक तापमान होता है और अत्यधिक वर्षा होती है, तो यहाँ ये क्षेत्र क्या होता है? क्या कहते हैं? जैव विविधता के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप मान सकते हैं इक्वेटर के 30 डिग्री ऊपर और इक्वेटर के 30 डिग्री नीचे। तो देखिएगा, आप देखिएगा जब भी आप पृथ्वी इक्वेटर से क्या कहते हैं? ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। तो ध्रुवों से ऊपर मतलब क्या कहते हैं? इक्वेटर से ऊपर जाने के लिए क्या होता है? जैव विविधता का मान क्या होता है? कम होता है। और इसी के जस्ट विपरीत में भी इधर भी इसी ध्रुव पर जाने पर क्या कहता है? इसमें भी जैव विविधता कम होती है। जबकि इक्वेटर की ओर, ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आते हैं तो जैव विविधता का मान बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जितने भी क्या कहते हैं जैव विविधता के क्षेत्र हैं वो सब इक्वेटर के आसपास मिलेंगे, थोड़ा इधर उधर हटके भी मिल सकते हैं हल्के से। तो देखिए उसके बाद मैं बात करता हूँ हॉट स्पॉट एरिया, उष्ण स्थल। हॉट स्पॉट एरिया, देखिए जैव विविधता के लिए विशेष क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट एरिया कहते हैं। कहने का मतलब मैंने कह दिया इक्वेटर के आसपास का एरिया क्या होता है? आपका जो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है? जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया हॉट स्पॉट, ये पूछा जाता है कि हॉट स्पॉट क्या होता है? तो जैव विविधता वाला विशेष क्षेत्र को हम और हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, उष्ण स्थल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र। देखिए भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या है? देखिए भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, देखिए कन्याकुमारी तक। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जो पश्चिमी एरिया है भारत का, जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक का एरिया पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इसको भारत का हॉट स्पॉट मतलब हॉट स्पॉट या उष्ण स्थल कहते हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम अरब सागर से आने वाले मानसून इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा करते हैं। ठीक है, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। पश्चिमी घाट यानी भारत का पश्चिमी घाट है वो किसके कारण हॉट स्पॉट एरिया माना जाता है भारत का। ठीक है, अब उसके बाद अगला एरिया है देखिएगा पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी हिमालय। अब देखिएगा क्या कहते हैं, ये भी देखिए जब मानसून उठने से जाकर टकराते हैं तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र में भी बहुत
अच्छी बारिश होती है और टेम्परेचर भी खूब रहता है, तो इसके कारण इस क्षेत्र में भी क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को भी हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट एरिया भी कहा जाता है। तो देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में हॉट स्पॉट मतलब भारत का हॉट स्पॉट ये मान लीजिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या ए बी दोनों, तो अगर दोनों लिख कर आता है तो दोनों सही है। अगर उसके बाद एक चुनने की बात करता है तो आपको क्या करना, पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट वो है, हॉट स्पॉट एरिया है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, मैंने बता दिया आपको, 8 डिग्री 37 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक। ठीक है, अब उसके बाद भारत में अन्य क्या कहते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जो क्या कहते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। देखिए, समुद्री क्षेत्र का किनारा, यहाँ भी तापमान अधिक रहता है। ठीक है, जो द्वीप है भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इस क्षेत्र में भी क्या कहते हैं तापमान अधिक रहता है और यहाँ पर भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस क्षेत्र में देखो केरल में स्थित एक शांत घाटी, केरल में स्थित साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत पूछा जाना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं बता दूं आपसे, पर्यावरण से ही संबंधित पूछा जाता है। फूलों की घाटी वो उत्तराखंड में है, और साइलेंट वैली जिसको कहा जाता है शांत घाटी, वो किस में है, आपकी केरला में है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले हैं, आप याद रखें, दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, खास करके टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने आपको जैव विविधता दिवस के बारे में बताया था, मैंने दिवस के बारे में पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग मैंने बताया आपको, सब आप पहले भी आप कह सकते हैं, इकोलॉजी इकोसिस्टम, इकोलॉजी का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले रेटर ने, और उसकी व्याख्या किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल ने। उसके बाद मैंने बताया इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले A.G. टांसले ने बताया था 1935 ईस्वी में। ठीक है, और जो अर्नेस्ट क्या कहते हैं रेटर ने जो इकोलॉजी शब्द दिया था वो दिया था आपका 1865 ईस्वी में। उसके 4 साल बाद अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी की विस्तार रूप से परिभाषा बताई। तो दोनों में क्वेश्चन, और तीसरा अगली बार इकोसिस्टम की बात काफ़ी समय बाद 1935 में जाकर के A.G. टांसले ने दी थी। ठीक है, A.G. टांसले ने उसके बारे में बताया था। ठीक, तो इसी प्रकार से जैव विविधता के बारे में वाल्टर जी रोसेन ने इसके बारे में बताया था, जैव विविधता के बारे में सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं UNO। देखिए, UNO संस्था है जो जैव विविधता दशक को हर दशक को किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। तो देखिए, जो हमारा अभी जो दशक मनाया गया है वो है हमारा 2011 से 2020 में। ठीक है, 2011 से 20 में अगला जो जैव विविधता दशक मनाया गया है। ठीक, उसके बाद आता है आपका जैव विविधता के लिए संकट। जैव विविधता के लिए संकट क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप बताइए, आपको बताते हैं जैव विविधता की जो प्रॉब्लम, जो समस्या बढ़ती है, पेड़ पौधे। सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान पेड़ पौधों का होता है। देखिए, मनुष्य अपने आवश्यकताओं के लिए इनकी अंधाधुंध कटाई करने के बाद हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है और हमें ये आगे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये समस्या, देखिए जैव विविधता के लिए मैंने बताया प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण। प्राकृतिक आवास यानी नेचुरल, प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको हम लगातार नष्ट करेंगे तो हमारी जैव विविधता भी संकट में पड़ जाएगी। ठीक है, जैव विविधता संकट में पड़ जाएगी, अर्थात पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस एरिया क्या कहते हैं, इस जो विविधता है, जैव विविधता है, वो सिस्टम बिगड़ने लगेगा और उसके कारण हमारा जैव विविधता बिगड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मैंने बता दिया आपको, बताइए देखिए पृथ्वी का टेम्परेचर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई गैस जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, ओजोन लेयर में अगला मेरा वीडियो होगा मेरा ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर भी बहुत क्या कहते हैं जिम्मेदार होती है इसके लिए। अगर वो समताप यानी पहले मंडल क्षोभ मंडल में आ जाती है, समताप मंडल को जो मात्रा अगर अधिक समताप मंडल में आ जाती है, क्षोभ मंडल में आ जाती है, तो उसके लिए नुकसानदायक होती है। किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और देखिए, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, मैं आपको बता दूं 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। देखिए, मान लीजिए कोई जीव या कोई पौधा उस क्षेत्र में, जैसे क्या कहते हैं जैव विविधता क्षेत्र में, अगर वो अपना आकर के वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है तो क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अन्य आसपास के पौधों को नहीं बढ़ने देता और अपनी संख्या को बढ़ा देता है, जिससे भी क्या कहते हैं उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे अधिक हो जाएंगे और जैव विविधता उससे संकट में पड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नवीनीकरण, औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जैव विविधता के लिए।
ठीक है। बाय औद्योगिकरण और नवीनीकरण, नवीनीकरण के कारण देखिए हम अपनी आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों को काट देते हैं, काटने के कारण उस क्षेत्र का क्या कहते हैं जो इकोसिस्टम और क्या कहते हैं पर्यावरण सब असंतुलित हो जाता है। उसके कारण भी ये क्या कहते हैं हमारी जैव विविधता गड़बड़ा जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए एक पॉइंट पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। देखिए शाकाहार का यूज करना क्या कहते हैं, शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है आपका। अब बताते देखिए जैव विविधता संरक्षण, देखिएगा जैव विविधता संरक्षण के बारे में हम बात करते हैं। देखिए इन सिटू स्वस्थान पद्धति, एक्स सिटू बाह्य स्थान पद्धति। देखिएगा इस स्थिति में देखो ये क्या होता है, इन सिटू या स्वस्थान पद्धति या एक्स सिटू बाह्य स्थान पद्धति क्या होती है, इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले क्या होता है स्वस्थान पद्धति, अगर कोई पौधा किसी क्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी जाति संकट में पड़ रही है या वो नष्ट होने के कगार पर है, तो क्या कहते हैं उसी क्षेत्र में उसको रख कर के उसको संरक्षण प्रदान करना ही क्या कहलाता है स्वस्थान पद्धति। अर्थात उसको अपने क्षेत्र पर रखकर, अपने जिस क्षेत्र में वो उत्पन्न हुआ उसी क्षेत्र में उसको रखकर क्या किया, उसको संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है स्वस्थान पद्धति, ठीक है। उसके बाद एक्स सिटू क्या होता है बाह्य स्थान पद्धति। इसमें क्या होता है कि देखिए किसी पौधे को, कोई पौधा अगर संकट में है तो उसको क्या किया, किसी प्रयोगशाला में ले जा करके पौधे को क्या किया, पौधे को नाइट्रोजन का एरिया उत्पन्न करके उसको बचाना क्या कहलाता है एक्स सिटू कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आता है जलीय जैव विविधता। देखिए जलीय जैव विविधता क्या होता है, ये समुद्री किनारा या कोई द्वीप होता है उसके किनारे, देखिए प्रवाल द्वीप क्षेत्र में जैसे मूंगे की चट्टान होती है, खास करके उन क्षेत्रों में क्या कहते हैं जलीय जीवों की विविधता अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं जलीय जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्रवाल द्वीप, जैसे आपने सुना आप जानते होंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो मूंगे की चट्टान है, विश्व की सबसे बड़ी चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। तो उसके पास आसपास जैव विविधता क्षेत्र यानी जलीय जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। अर्थात मैं आपको बता दूं जैसे कि कोई समुद्री कोई द्वीपीय किनारा है, द्वीपीय किनारा इसके आसपास थोड़ी सी गहराई में मछलियाँ होती हैं और बड़ी मछलियाँ आती हैं इनको खाती हैं, तो ये एक तरीके से जैव विविधता इसके किनारे बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया, अब देखिएगा IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये क्या कहते हैं एक अलग से संस्था है पर्यावरण को बचाने के लिए। देखिए क्या है इसका काम क्या होता है, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। देखिए इसका काम है जीव और पादपों को बचाने का प्रयास करना तथा क्या कहते हैं हर साल रेड डाटा बुक प्रकाशित करना, जिसमें इनमें क्या किया जाता है, रेड डाटा बुक में एक लाल पत्र पर उन प्रजातियों को क्या किया जाता है, प्रजातियों के नाम दर्ज किए जाते हैं जो किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष में वो नष्ट होने के कगार पर हैं, जिससे क्या होता है कि वह देश क्या करता है उसके प्रति ज़्यादा ही उसको संरक्षण प्रदान करने की कोशिश करता है, और इसमें ये संस्था इस देश की मदद करती है, ठीक है, उस जीव को बचाने के लिए। मैंने बताया उन जीवों को लाल पत्र या पादपों के नाम प्रकाशित किए जाते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। बात समझ में आ गई। देखिए रेड डाटा बुक का काम ही यही है, रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक, ठीक है। एक लाल पत्र पर क्या किया जाता है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनके नाम दर्ज करके उसको प्रकाशित करती है संस्था, कौन, जो IUCN, ठीक है। एक अलग से पर्यावरण के लिए संस्था है, ठीक है, सो जारी करती है और इससे उसमें ये मदद भी करती है उस देश की, जिससे उस जाति को या उस जीवों को या उन पेड़ पौधों को बचाया जा सके, ठीक है। तो देखिएगा मैं समझता हूँ जैव विविधता के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिएगा जैव विविधता किसी भी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। क्या, किसी भी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के लिए शर्तें देखिए अत्यधिक वर्षा का होना, उच्च तापमान। दूसरी बात मैंने बताया पृथ्वी पर जितने भी हॉट स्पॉट स्थल हैं वो हैं आपके विषुवत रेखा के आसपास, 30 डिग्री ऊपर मान लो, 30 डिग्री नीचे मान लो, या 23.5 डिग्री कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया हॉट स्पॉट स्थल, उष्ण स्थल क्या होते हैं, जैव विविधता वाला विशेष क्षेत्र को, जैव विविधता वाले विशेष क्षेत्र को क्या कहते हैं,
हॉट स्पॉट कहा जाता है। भारत में हॉट स्पॉट मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ठीक है। उसके बाद आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये भी हॉट स्पॉट है भारत के। केरल में शांत घाटी, केरल में शांत घाटी साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में, इसको भी याद रखना आप। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोसेन ने किया था, ठीक है। अब जैव विविधता जो दशक मनाया गया है वो 2011 से 2020 तक मनाया गया है, ठीक है। अब जैव विविधता के लिए संकट यानी प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, अच्छा जो नेचुरल ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, उसको नष्ट करना ही जैव विविधता के लिए खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या कहते हैं संतुलन बिगड़ेगा और क्या कहते हैं पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बर्फ़ पिघलेगी, पिघलने के बाद पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का मतलब किसी क्षेत्र में पौधे को लगा दे और वो अपना कब्जा पूरे क्षेत्र में कर ले तो उसे क्या कहते हैं आक्रमण, वो दूसरे को नष्ट कर दे। इससे जैव विविधता क्या होती है, बिगड़ती है, जैव विविधता संकट में पड़ती है, ठीक है। नवीनीकरण, औद्योगिकरण, ये भी हमारे जैव विविधता के लिए खतरा है, ठीक है। नोट, शाकाहार को प्रोत्साहन कभी भी जैव विविधता के लिए क्या होता है, खतरा नहीं है। जैव विविधता के लिए संरक्षण इन सिटू एक्स सिटू, यानी उसी स्थान पर रहकर किसी भी जीव पौधे को सुरक्षित करना क्या कहलाता है, संरक्षण देना। इंसिटू और बाहर अगर लेबोरेटरी में ले जा करके करें तो क्या होता है उसका एक्सिटू, ठीक है। जलीय जैव विविधता मैंने आपको बता दी, प्रवाल द्वीपीय क्षेत्रों में जलीय जैव विविधता सबसे वो केंद्र माने जाते हैं, ठीक है। जो और देखिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये संस्था है जो पौधों और पादपों जीवों को बचाने का प्रयास करती है, कार्य करती है इस पर, ठीक है। रेड डाटा बुक जारी करती है, इस पर रेड पत्र पर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है तथा उस देश की मदद करती है जिस देश में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए समझ में आया तो लाइक और शेयर करिएगा, आप लाइक शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। दोस्तों देखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।